गुड इवनिंग। जैसे कि आपके साथ डिस्कशन हुआ है, ये मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ रैंकाइन पावर साइकिल के न्यूमेरिकल्स। तो ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल उठाया है, और ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि रैंकाइन पावर साइकिल के न्यूमेरिकल्स किन कंसेप्ट पे सॉल्व किए जाते हैं। रैंकाइन पावर साइकिल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे अहम है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि स्टीम पावर प्लांट, रैंकाइन पावर साइकिल जो है वो स्टीम पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, और कोई भी स्टीम पावर प्लांट बिना स्टीम के इन्वॉल्वमेंट के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो जहाँ पे स्टीम है वहाँ पे स्टीम का आना ज़रूरी है, और स्टीम अगर आएगा तो वहाँ पे आपका स्टीम टेबल भी आएगा, और स्टीम टेबल अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस वाला चैप्टर पिछले ही सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा वो क्लियर होना चाहिए। तो विद द होप कि आपको वो आता है, मैं यहाँ पे ये न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल में हमें दिया है, इन ए स्टीम पावर साइकिल द स्टीम सप्लाइज एट 15 बार एंड ड्राई एंड सैचुरेटेड, द कंडेंसर प्रेशर इज 0.4 बार, कैलकुलेट द कार्नोट एंड रैंकाइन एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, नेग्लेक्ट पंप वॉक। तो क्वेश्चन में जो चीज़ हमें गिवन है वो है पहला स्टीम का सप्लाई प्रेशर। तो स्टीम सप्लाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 15 बार, और स्टीम का कंडीशन भी दिया है ड्राई एंड सैचुरेटेड। तो सप्लाई जो हम स्टीम कर रहे हैं उसका कंडीशन ड्राई एंड सैचुरेटेड है। ड्राई एंड सैचुरेटेड कहने का मतलब है ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है, तो x इक्वल्स टू 1, x इज ड्राइनेस फ्रैक्शन 1, इतना हमें गिवन है। इसके अलावा हमें दिया था कंडेंसर प्रेशर इज 0.4 बार, तो कंडेंसर प्रेशर भी हमें 0.4 बार दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रैंकाइन पावर साइकिल में या स्टीम पावर प्लांट में जनरल लेआउट क्या होता है। स्टीम पावर प्लांट में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, टरबाइन, कंडेंसर, पंप और बॉयलर। तो टरबाइन जो है वो मैंने मार्क कर रखा है कि काम कर रहा है 0.1 और 2 के बीच में, तो टरबाइन इज माउंटेड बिटवीन 0.1 एंड 2। सिमिलरली कंडेंसर इज फिक्स्ड बिटवीन 0.2 एंड 3, pump is working between 0.3 and 4 and boiler is between 4 and 1। तो ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये पॉइंट हमें टीएस डायग्राम ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। हम इन्हीं लेआउट को फॉलो करते हुए अपना टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और टीएस डायग्राम अगर आपका सही ड्रॉ हो गया तो आपने 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, ये आप समझ सकते हो। तो टीएस डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि ये जो बॉयलर है वो 0.4 और 1 के बीच में है, और बॉयलर का फंक्शन क्या है, वो पानी, ये ग्रीन वाला पानी है, पानी को कन्वर्ट कर देता है स्टीम में। तो पानी का स्टीम में जब कन्वर्जन होता है तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो टीएस डायग्राम पे ये यहाँ से अगर हम शुरू करें तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम जिग जैग ड्रॉ करते हैं। तो राइट फ्रॉम हियर टिल दिस पॉइंट द प्रेशर इज थ्रू आउट द प्रेशर इज कांस्टेंट। सो ये हमारा हो गया बॉयलर। बॉयलर के बाद आता है टरबाइन। टरबाइन में जो स्टीम का एक्सपेंशन होता है वो आइसेंट्रोपिक होता है, ये भी हम जानते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो आइसेंट्रोपिक को टीएस डायग्राम में हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करते हैं, तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। यहाँ पे टरबाइन में स्टीम एंटर हुआ, यहाँ बाहर आ गया। टरबाइन के बाद आता है कंडेंसर। तो कंडेंसर में स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट होता है, और ये कन्वर्जन ऑफ स्टीम टू वाटर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और लास्ट में ये पंप है। तो जस्ट लाइक टरबाइन, पंप वर्क भी आइसेंट्रोपिक होता है, इसलिए पंप के लिए भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट अ जनरल लेआउट ऑफ अ रैंकाइन पावर साइकिल। लेआउट मीन्स दिस इज जनरल टीएस डायग्राम फॉर अ रैंकाइन पावर साइकिल। अब इसमें हम इसी लेआउट के हिसाब से पॉइंट्स लगा देते हैं। तो टरबाइन कहाँ काम कर रहा है, टरबाइन काम कर रहा है 0.1 और 2 के बीच में। तो लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज 1 एंड दिस एज 2। कंडेंसर है 2 और 3 के बीच में, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, और पंप है 3 और 4 के बीच में, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4, और बॉयलर है 4 और 1 के बीच में, तो ये 4 और 1 के बीच में बॉयलर हो गया। आपको ये टीएस डायग्राम देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट लगा है। तो जैसे कि मैं ये वर्टिकल लाइन देख के समझ जाता हूँ कि यहाँ पे टरबाइन काम कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख के हमें समझ में आ जाता है यहाँ कंडेंसर काम कर रहा है, ये जिगजैग वाला लाइन देख के हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ बॉयलर है और यहाँ पंप लगा है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा,
चूंकि इसको हम पॉइंट 1 कह रहे हैं, ये हमारा स्टीम यहाँ से टरबाइन में एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये स्टीम सप्लाई वाला प्रेशर है। तो जो 15 बार दिया है और दूसरा हमें 0.4 बार दिया, तो किसी भी स्टीम पावर प्लांट में दो ही प्रेशर होते हैं, एक आपको ये हायर प्रेशर दिख रहा होगा और दूसरा लोअर प्रेशर है। हायर प्रेशर मतलब बॉयलर प्रेशर, लोअर प्रेशर मतलब कंडेंसर प्रेशर। तो ये हायर प्रेशर हो गया और ये लोअर प्रेशर हो गया, ये कंडेंसर प्रेशर हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में हायर प्रेशर की वैल्यू है 15 बार, तो 15 बार ये जो वैल्यू है, चूंकि हायर प्रेशर 0.1 वाले प्रेशर पे है, तो 15 बार मतलब ये हो गया P1। अच्छा, और यही हमारे स्टीम का सप्लाई प्रेशर भी है, तो स्टीम हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और सप्लाई स्टीम का कंडीशन x = 1 दिया है, तो इसको हम x ना बोल के x1 बोल देते हैं, तो x1 = 1 हो गया। अब कंडेंसर प्रेशर है लोअर प्रेशर 0.2, तो इसको हम P2 बोल लेते हैं। लेकिन अगर गौर से हम देखें तो जितना कंडेंसर का प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे कंडेंसर से एग्जिट का भी है, मतलब पंप का इनलेट प्रेशर भी है, तो P2 और P3 दोनों सेम है। सिमिलरली जो टरबाइन का प्रेशर है वही बॉयलर का भी प्रेशर है ना, तो बॉयलर प्रेशर और टरबाइन का इनटेक प्रेशर इनलेट प्रेशर दोनों सेम है, तो P1 विल बी सेम एज P4। तो अल्टीमेटली हमें चारों प्रेशर्स की वैल्यू गिवन है। चार प्रेशर हालांकि होते ही नहीं है, दो ही प्रेशर होते हैं, पर इंडिपेंडेंट मतलब अगर अलग से हम देखें तो हम चारों कंपोनेंट के इनलेट प्रेशर्स हम जानते हैं, P1, P2, P3 और P4 हमें पता है, और साथ ही साथ ये ड्राई एंड सैचुरेशन कंडीशन भी हमें पता है। तो इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया, ये जो टीएस डायग्राम है, ये दिस इज जस्ट जनरल टीएस डायग्राम, ये आपको हर क्वेश्चन में ऐसा टीएस डायग्राम एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जनरलाइज्ड टीएस डायग्राम है। आपका टीएस डायग्राम क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाना है। कैसे चेंज होना है, तो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि जब टरबाइन में स्टीम एंटर कर रहा है तो स्टीम का सप्लाई कंडीशन है ड्राई एंड सैचुरेटेड। अगर हम इस टीएस डायग्राम में देखें तो हमारा स्टीम का सप्लाई यहाँ से हो रहा है और ये रीजन हम जानते हैं सुपर हीटेड रीजन में आता है। तो ये जो टीएस डायग्राम अभी हमने ड्रॉ किया, ये इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो एक रेफरेंस के लिए ये ठीक है, जनरल है, बट आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन से मैच करता हुआ टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस टीएस डायग्राम को क्वेश्चन से मैच कैसे कराएंगे, क्योंकि हमारा इनलेट कंडीशन है ड्राई एंड सैचुरेटेड, और ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम इस पॉइंट पे आएगा, तो ये हमारा टरबाइन का इनलेट कंडीशन होगा। और टरबाइन का इनलेट कंडीशन को हम 1 बोल रहे थे, तो 1 पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ कहीं 1 आएगा। अब जो बॉयलर में इवेपोरेशन हो रहा है वो 0.4 और 1 के बीच में हो रहा है, तो ये हमारा बॉयलर का इवेपोरेशन 0.4 और 1 के बीच में। इसका मतलब है कि बॉयलर में से जब स्टीम निकल रहा है तो वो सुपर हीटेड नहीं है, उससे ड्राई और सैचुरेटेड है। अब पॉइंट नंबर 1 से एक्सपेंशन होता है, मतलब टरबाइन से एक्सपेंशन होता है, और ये एक्सपेंशन हम जानते हैं आइसेंट्रोपिक होता है, तो यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे चेंज क्या आया, पिछली बार एक्सपेंशन के बाद जो हमें मिल रहा था वो एक ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम मिल रहा था, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहाँ से स्टीम एक्सपेंड करे तो एक्सपेंशन के बाद जो स्टीम मिलेगा वो वेट रीजन में मिलेगा। ये वेपर डोम के अंदर वाला रीजन वेट रीजन होता है, तो ये जो हमें स्टीम मिला ये वेट स्टीम मिला, ड्राई एंड सैचुरेटेड नहीं मिला। तो ये जो 0.2 हमने यहाँ मार्क किया था वो एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा टीएस डायग्राम इस तरह से बदल गया। तो आप ऐसा नहीं करना कि कोई जनरल टीएस डायग्राम हमने याद कर लिया या रट लिया, उसी को हर क्वेश्चन पे ड्रॉ कर रहे, नहीं, आपको क्वेश्चन समझ के उसके हिसाब से टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इस टीएस डायग्राम के हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी, मतलब थर्मल एफिशिएंसी, है ना। दो प्रेशर हमें गिवन है 15 बार और 0.4 बार। तो साइकिल की एफिशिएंसी, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हम पहले निकाल रहे हैं, ये थर्मल एफिशिएंसी है। तो थर्मल एफिशिएंसी होता है नेट वर्क आउटपुट अपॉन हीट एडेड। तो वर्क आउटपुट क्या है, हमारे केस में वर्क आउटपुट है बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में वर्क आउटपुट हो रहा है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ही टरबाइन लगा हुआ है, तो टरबाइन ही हमें वर्क आउटपुट देता है। तो वर्क आउटपुट इज बिटवीन 1 एंड 2। सिमिलरली हीट एडिशन कहाँ है, तो हीट एडिशन है बिटवीन 4 एंड 1, क्योंकि बॉयलर कहाँ लगा है 4 और 1 के बीच में, तो हीट एडिशन जो है वो बॉयलर में होता है और 4 और 1 के बीच में हो रहा है। तो इस तरह से हम वर्क आउटपुट और हीट एडिशन दोनों निकाल सकते हैं।
लेकिन फॉर्मूला में वर्क आउटपुट नहीं है, नेट वर्क आउटपुट है। ये भी मैं बता देता हूँ, नेट वर्क आउटपुट क्या होगा, टरबाइन का वर्क माइनस पंप का वर्क। तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, और पंप कहाँ काम कर रहा है, 4 और 3 के बीच में। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला H1 माइनस H2 माइनस H3 प्लस H4। ये कैसा है, H1 माइनस H2 टरबाइन का वर्क और H3 माइनस H4 पंप का वर्क, और ये माइनस साइन ब्रैकेट खोलने पे ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये आया स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा या सेकेंड सेमेस्टर में। तो इस फॉर्मूला से हम नेट वर्क आउटपुट निकाल सकते हैं, और ये नेट वर्क आउटपुट एक बार निकल आया तो हम थर्मल एफिशिएंसी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी के लिए नेट वर्क आउटपुट और हीट एडेड, तो हीट एडेड भी क्या हो जाएगा, हीट एडेड हो जाएगा H1 माइनस H4। तो अगर आप गौर से देखो तो आपको सिर्फ H1, H2, H3, H4 ये 4 वैल्यू पता है, तो आप थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। अब हमारे क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, नेग्लेक्ट पंप वर्क। तो आपको ये पंप वर्क आप इग्नोर भी कर सकते हो, मतलब H3, H4 में H3 अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे पता चलेगा H1, H2, H3, H4, तो ये पता चलेगा हमें स्टीम टेबल से, है ना। अब जैसे पॉइंट 1 है, तो स्टीम टेबल में हम पॉइंट 1 कहाँ देखेंगे, स्टीम टेबल में पॉइंट 1 चूंकि ये 15 बार पे है, तो हम 15 बार पे देखेंगे, और कौन सी वैल्यू देखेंगे, Hg की वैल्यू देखेंगे। Hg क्यों देखेंगे, क्योंकि ये ड्राई एंड सैचुरेटेड है, तो G स्टैंड्स फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड। तो Hg की वैल्यू स्टीम टेबल से 15 बार पे आप अगर देखोगे तो आपको ये Hg मिल जाएगा। ठीक है, उस Hg, अब चूंकि यहाँ पे मैं स्मॉल Hg लिख रहा हूँ, कैपिटल नहीं निकाल सकते, कैपिटल निकालने के लिए स्मॉल में मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके मास का, ये स्टीम के फ्लो रेट का, जो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा एफिशिएंसी निकालना है तो एफिशिएंसी में तो कोई इशू है ही नहीं। अगर वर्क आउटपुट निकालना होता तो वर्क आउटपुट हम किलो जूल्स पर केजी में निकालते हैं, या किलो जूल्स पर यूनिट मास फ्लो रेट में निकालते हैं। ठीक है, तो Hg यहाँ से मिलेगा, मतलब ये जो Hg है ये H1 है। ठीक है, H2 कैसे मिलेगा, तो H2 चूंकि हम Hg नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो पॉइंट 1 की तरह ड्राई एंड सैचुरेटेड नहीं है, ये वेट है। तो जब भी स्टीम वेट होता है हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, वेट स्टीम के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं H2 इक्वल्स टू HF प्लस XHFG। ठीक है, अब ये पॉइंट नंबर 2 है, ध्यान रखना, तो यहाँ HF2 और X2 HFG2 रखेंगे। ये X2 जो है वो जो X1 इक्वल्स टू 1 दिया था वो नहीं रखेंगे, हमें ये X2 अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कहाँ देखेंगे, ये हम देखेंगे 0.4 बार पे। ठीक, 0.4 बार, तो 0.4 बार पे आप HF2 आराम से देख सकते हो, HFG2 भी देख सकते हो। अगर स्टीम टेबल में HFG2 नहीं दिया हो तो हम जानते हैं क्या करना होता है, हम Hg माइनस HF करते हैं तो HFG आ जाता है। तो स्टीम टेबल से आप HF2 और HFG2 देख सकते हो। X2 आप ये वाला 1 नहीं रखोगे क्योंकि ये X1 था, X2 अभी भी अननोन है, तो अगर किसी तरह से X2 निकल आए तो हम ये H2 निकाल सकते हैं। अब X2 कैसे निकालेंगे भला, तो H2 कैसे निकालेंगे, तो H2 निकालने के लिए देखो 1 और 2 के बीच वाला प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कांस्टेंट एंट्रोपी। तो कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब है S1 और S2, जितनी वैल्यू S1 की होगी उतनी ही वैल्यू S2 की होगी। और हम स्टीम टेबल से S1 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हमने H1 निकाला था, कैसे, 15 बार पे हम वैल्यू देख लेंगे SF, सॉरी ये SF नहीं होना चाहिए, यहाँ इसको आप करेक्ट कर लेना, ये होना चाहिए, एक सेकेंड, ये होना चाहिए HSG, है ना, SG। तो ये हम 15 बार पे Sg देख लेंगे तो हमें मिल जाएगा S1। और S2 कैसे निकालेंगे, अब S2 फिर से वेट रीजन में है, तो वेट रीजन के लिए सभी प्रॉपर्टीज के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो S2 हम निकालेंगे SF2 प्लस X2 SFG2, और वैल्यू देखेंगे 0.4 बार पे। किसकी किसकी वैल्यू देख पाएंगे, हम देख पाएंगे SF2 की वैल्यू 0.4 बार पे और SFG2 की वैल्यू 0.4 बार पे, जैसे हमने HFG2 देखा था। बचेगा क्या, बचेगा X2, है ना, और इस इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे तो S1 हमें डायरेक्टली मिल गया है, इक्वल्स टू ये हम जब रखेंगे तो यहाँ से हमें X2 मिल जाएगा। ये X2 हम यहाँ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
ये वाला x2 हम यहाँ निकाल के रख देंगे तो हमें h2 मिल जाएगा। तो h1 और h2 अपने आप ही मिल गया। तो h1 h2 मिल गया मतलब टरबाइन वर्क मिल गया। पंप वर्क हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पंप वर्क हमें इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि ये पंप वर्क क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि नेग्लेक्ट पंप वर्क, तो हम पंप वर्क निकालेंगे ही नहीं। सिर्फ H1 H2 निकाले तो हमारा नेट वर्क आउटपुट आ गया। अब बचा हीट एडेड, तो हीट एडेड के लिए H1 फिर से हमारे पास था, बच गया H4। तो H4 कैसे निकालेंगे? H4 अगर ये TH डायग्राम होता तो जो वैल्यू H3 की है वही वैल्यू H4 की होती, लेकिन प्रेशर बदल जाता। तो 15 बार पे आप HF4 देख सकते हो। एक और चीज हम कर सकते हैं, ये जो अगर ये पंप वर्क हम नेग्लेक्ट कर देते तो ये 4 पॉइंट जो है वो यहाँ नहीं आएगा, फिर 4 पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये जो कर्व आ रहा है ये कर्व जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा H4। तो यहाँ पे हम H4 की वैल्यू डायरेक्टली देख सकते हैं। और ये वैल्यू देखेंगे कैसे? हम देखेंगे HF4, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। तो ये HF4 देखेंगे कौन से प्रेशर पे? 15 बार पे। तो यहाँ से हमें HF4 मिल जाएगा और ये सब मिल गया तो हम आराम से साइकिल की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर कार्नोट एफिशिएंसी निकालना हो तो कार्नोट एफिशिएंसी हम जानते हैं सिर्फ टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है। तो उस कंडीशन में हमें टेम्परेचर देखना पड़ेगा। अब टेम्परेचर कहाँ कहाँ का देखना पड़ेगा? 1 का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होगा, 2 का टेम्परेचर भी सैचुरेशन टेम्परेचर 0.4 बार पे होगा, ये 1 का टेम्परेचर 15 बार पे सैचुरेशन होगा, और 3 का टेम्परेचर भी 0.4 बार पे सैचुरेशन। तो आप स्टीम टेबल से टेम्परेचर भी देख सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकाल सकते हो इन जनरल। अगर आपको पंप वर्क निकालना हो, मान लो बाई चांस अगर क्वेश्चन में पंप वर्क अननोन होता, तो ये H3 माइनस H4 निकालने के लिए आप ये VDP भी लगा सकते हो, है ना। VDP का मतलब होता है वॉल्यूम और DP मतलब चेंज इन प्रेशर। तो प्रेशर दो है 15 और 0.4, तो ये DP आपको पता है, ये हो जाएगा 15 माइनस 0.4, लेकिन इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 माइनस 0.4 DP हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई इसमें V कर लेंगे। तो पंप कहाँ पे काम कर रहा है? पंप जिस पॉइंट पे काम कर रहा है वहाँ का आप HF3 निकाल दो, तो ये आपको पंप वर्क मिल जाएगा। सॉरी इसको HF3 नहीं बल्कि ये VF3, VDP है ना, तो VF3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पंप वर्क निकाल सकते हैं। अगर मान लो यही चूंकि रीहीट साइकिल है, तो रीहीट साइकिल क्या होता है? रीहीट साइकिल में हम टरबाइन और कंडेंसर के बीच में एक छोटा टरबाइन और लगा लेते हैं जिसको हम लो प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। अब हाई प्रेशर टरबाइन में पूरा एक्सपेंशन नहीं होता, ये हाई प्रेशर टरबाइन है। हाई प्रेशर टरबाइन में जो स्टीम का एक्सपेंशन हो रहा है वो सिर्फ 1 से 2 तक हो रहा है। तो ये 1 से 2 तक के बीच ये जो एक्सपेंशन है यही हाई प्रेशर टरबाइन का एक्सपेंशन है, 1 और 2 के बीच में, ये 1 और 2। और लो प्रेशर टरबाइन के बीच का एक्सपेंशन है 2 और 3 के बीच। सॉरी ये भी गड़बड़ है, इसको भी सुधार लेते हैं। ये होना चाहिए आपका 3 और ये होना चाहिए 4। तो लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है? 3 और 4 पॉइंट के बीच में। तो 3 और 4 इतना एक्सपेंशन लो प्रेशर टरबाइन का एक्सपेंशन है, तो 3 to 4 लो प्रेशर टरबाइन का एक्सपेंशन है। अब इन दोनों टरबाइन के बीच में ये आया 2 और 3। ये 2 और 3 क्या है? तो जैसे ही हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, तो एक्सपेंशन होगा तो स्टीम का टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से स्टीम को लो प्रेशर पे गर्म करना शुरू कर देते हैं। और तब तक गर्म करते हैं जब तक वो पहले वाले टरबाइन से निकलते समय उसका जितना टेम्परेचर था उतना ना हो जाए। तो पहले वाले टरबाइन से निकलते समय उसका टेम्परेचर था T1, तो हम
2 के बाद फिर से स्टीम को गर्म करेंगे जब तक वो 3 तक ना पहुंच जाए। तो ये 2 और 3 के बीच में हीटिंग प्रोसेस हो रहा है। हीटिंग 1 से 2 के बीच में वर्क आउटपुट, 3 से 4 के बीच में भी वर्क आउटपुट, और 2 से 3 के बीच में हीटिंग। तो उसके लिए हम एक रीहीटर लगा देते हैं। तो ये 2 यहाँ से दोनों टरबाइन के बीच में मैंने रीहीटर लगा रखा है। ठीक है, तो अंतर कुछ नहीं आएगा। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो टोटल वर्क डन जो है टरबाइन वर्क, आपको टरबाइन वर्क में ये 1 से 2 सॉरी ये टोटल 1 2 प्लस 3 4, क्योंकि ये 1 2 लो हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क है और 3 4 लो प्रेशर टरबाइन का वर्क है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 1 2 प्लस 3 4, और टोटल हीट हो जाएगा 6 से 1, यहाँ पे हमने बॉयलर में हीटिंग किया, और 2 से 3 यहाँ हमने रीहीटर में हीटिंग किया। तो टोटल हीट सप्लाइड हो जाएगा 6 to 1 प्लस 2 to 3, और टोटल वर्क आउटपुट हो जाएगा 1 से 2 और 3 से 4। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। तो रीहीट का भी एक आध प्रॉब्लम आप ट्राई करके देखो, और उसके बाद फिर जो प्रॉब्लम में स्पेसिफिक डाउट होगा वो बताना, तो हम उसको क्लियर करते हैं।